हेलो गाइस, दिस इज मान्या शर्मा। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश की थी। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है और इसे कौन बनाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। बेसिकली आरबीआई का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का, मतलब अपने क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम रहता है आरबीआई का। इस क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब मार्केट में जो मनी का फ्लो हो रहा है, मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेती है। इसी के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी को पहले आरबीआई बनाती थी, मतलब आरबीआई के गवर्नर के अंडर ये मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी। अब 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर आरबीआई के और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। टोटल 6 मेंबर से ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है और ये 6 मेंबर मिलके ही हमारी कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बाय मंथली बनती है, मतलब कि 6 टाइम, ये एक साल में 6 टाइम ये बनती है। एक साल में 6 बार के लिए ये बनाई जाती है। बेसिकली हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा चल रहा है अभी? 2021-22 चल रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए। तो जो 1 अप्रैल 2021 है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट हमारी बाय मंथली पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनी थी वो कब के लिए बनी थी? अप्रैल मई के लिए। इसके बाद जो सेकंड बनेगी वो क्या है? जून जुलाई के लिए। थर्ड वन इज अगस्त और सितंबर के लिए बनेगी। फोर्थ जो बनेगी वो अक्टूबर नवंबर के लिए, और फिफ्थ जो बनेगी वो दिसंबर जनवरी, और जो लास्ट बनेगी इस फाइनेंशियल ईयर की वो है फरवरी मार्च के लिए, जो कि अभी बनी है। तो इस प्रकार एक फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम से बनती है। क्योंकि इकोनॉमी में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए 6 बाय मंथली ये पॉलिसी रहती है, मतलब कि साल में ये 6 टाइम्स बनाई जाती है। जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वो वेरियस टूल्स का यूज़ करती है। ये टूल्स को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से हैं, जिससे आरबीआई, मतलब हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है। इसमें आप जो टूल्स देखेंगे वो 2 टूल्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव। इसको हम लोग जनरल टूल्स भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव या जनरल टूल इसको बोला जाता है। ये बेसिकली देखे जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव नेचर के। क्वालिटेटिव या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव और स्पेसिफिक क्रेडिट कंट्रोल्स टूल्स, ये दूसरे होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है उसको हम पहले जानने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स टूल्स के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरियस रेट्स की बात यहाँ पर होती है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव नेचर्स का होता है और इन्हीं का यूज़ मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा देखा गया है। जैसे फर्स्ट है आपका बैंक रेट, जिसको हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। थर्ड है कैश रिजर्व रेशियो CRR। फोर्थ है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। फिफ्थ है रेपो रेट और सिक्स्थ है रिवर्स रेपो रेट। इसको हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वांटिटेटिव नेचर्स के टूल्स हैं वो वेरियस रेट्स की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट जो रेट रहता है वो रहता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल्स बैंक को उधार देती है, मतलब लोन देती है। बेसिकली ये लोन कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई प्रोवाइड कराती है बिना किसी सिक्योरिटी के, और इसे ही हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जितने भी कमर्शियल्स बैंक है उनको क्या देती है? लोन प्रोवाइड कराती है। तो जिस रेट पे वो लोन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अगर वो लोन दे रही है तो वो उनसे कुछ ना कुछ वापस लेगी, तो जिस रेट पे वो लोन देती है उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। और ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म
होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और बिना किसी सिक्योरिटी को अपने पास रखे आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये लोन देती है। अब यहाँ पर ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, मतलब जिस रेट पे देती है उसे बैंक रेट बोलते हैं। अब इस बैंक रेट से वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल कर सकती है? तो देखिए, जब सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई है, वो अगर कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे वो दे रही है लोन, है ना, अगर उस रेट को वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी, तो कमर्शियल बैंक क्या आरबीआई से लोन लेगा? नहीं लेगा, या लेगा भी तो कम लेगा। तो जब भी आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना रहता है या मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करना रहता है, तो वो अपने बैंक रेट्स को क्या करती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स लोन कम लेती है या फिर नहीं लेती है। तो यहाँ पर जब बैंक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन कम लेगी या नहीं लेगी, तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगी या कम लेगी, तो वो उसके पास वो मनी नहीं होगा जिस मनी को वो हम लोगों को, आम जनता को एज अ लोन के रूप में दे सके। तो यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होगा तो परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कर लेगा। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन है जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में जाके खरीदती या बेचती है। तो जब आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ओपन मार्केट में, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर इस टूल्स का यूज है वो कैसे करेगी आरबीआई? आरबीआई को अगर मनी के फ्लो को बढ़ाना है या कम करना है, उस हिसाब से वो इसका यूज करेगी। अगर आरबीआई को मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ाना है, तो वो क्या करेगी, आरबीआई सेल करना स्टार्ट कर देगी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का, जिससे जनता क्या करेगी, उसको परचेज करेगी और आम जनता के पास पैसा आ जाएगा। आम जनता का जो पैसा है, सॉरी, वो आरबीआई के पास आ जाएगा और जनता के पास पैसे की कमी हो जाएगी, जिससे डिमांड कम हो जाएगी। तो जब आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना रहता है, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस टूल्स का भी वो यूज करती है। और कैसे करती है, आरबीआई सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट में, ओपन मार्केट में, जिससे आम जनता है वो सिक्योरिटीज को परचेज करेंगी और जनता का जो पूरा पैसा है, उस सिक्योरिटी का जो पैसा है, वो किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा और आम जनता के पास पैसे कम हो जाएंगे, जिससे उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इस तरीके से वो क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। थर्ड है वो है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर जिस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जब कमर्शियल बैंक्स अपने एनडीटीएल का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब अपने डिपॉजिट के पोर्शन को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, सीआरआर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास करती है, उसके ऊपर आरबीआई उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। वो इस टूल्स का यूज करती है मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब भी मार्केट में उसको मनी को, क्रेडिट को कंट्रोल करना रहता है आरबीआई को, तो वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी, उस रेट को बढ़ा देगी। ये हमेशा वेरी करता है 3% से 15% के बीच में। जब क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा आरबीआई को, तो इस परसेंट्स को वो क्या करेंगी, बढ़ा देगी। मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को ये बोला जाएगा कि आप अपने एनडीटीएल के एक पोर्शन को हमारे पास, मतलब आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दीजिए। इससे होगा क्या, आरबीआई के पास जब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करेंगे अपने एनडीटीएल को, तो यहाँ पर क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने कैश को उठा के आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रही है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसे हैं, वो कैश हैं, वो क्या हो जाएंगे, जो कैश के फॉर्म में है वो कम हो जाएगा। तो अगर उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, तो वो आम जनता को क्या नहीं कर पाएंगे, आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट में पैसा भी ज़्यादा नहीं आएगा, मनी का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे वो क्या करती है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है।
फोर्थ नंबर का जो टूल्स है वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी कैश रिजर्व रेशियो की तरह ही होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये रहता है, बेसिक डिफरेंस, कि कैश रिजर्व रेशियो को कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाती है, डिपॉजिट करवाती है, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में यहाँ पर कमर्शियल बैंक खुद अपने पास इस पैसे को डिपॉजिट करके रखती है। जिस रेट को आरबीआई बताती कि उस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स को अपने पास रखना पड़ता है। किसमें? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स मीन कैश, गोल्ड, मार्केट सिक्योरिटी, इस फॉर्म में हर कमर्शियल बैंक्स को अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज रखना पड़ता है। अगर आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा तो वो इस टूल्स का यूज़ कैसे करेगी? अगर इस टूल्स का उसे यूज़ करना है तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो रेट है उसको क्या करेगी? बढ़ा देगी, क्योंकि इस रेट को बढ़ाने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक क्या करेगी? आरबीआई जितने रेट पे बोलेगी उतने रेट का उतने परसेंट उनको क्या करना पड़ेगा? उतना परसेंट ही उनको अपने डिपॉजिट को क्या करना पड़ेगा? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में अपने पास डिपॉजिट करके, सेव करके रखना पड़ेगा, और उस पैसे को वो क्या नहीं कर सकती? यूज नहीं कर सकती। उतने पैसे को अपने पास डिपॉजिट करके उन्हें रखना पड़ेगा। अब अगर इस रेट को आरबीआई बढ़ा देती है तो यहाँ पर होगा क्या? एसएलआर को बढ़ाने से होगा, बैंक जितना ज़्यादा अपने पास रिजर्व रखेगी उतना ही वो लोन क्या कर पाएगी? कम दे पाएगी, क्योंकि इस रिजर्व का जो यूज़ है वो लोन देने के लिए नहीं कर सकती, उनको ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर रेट्स बढ़ा देती है आरबीआई तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो लोन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। लोन नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो हो जाएगा कम, और इसके कारण मार्केट में क्रेडिट आसानी से कंट्रोल हो पाएगा। सेकंड है रेपो रेट। रेपो मीन्स क्या होता है? रेपो होता है सेल एंड रीपरचेस एग्रीमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, और बहुत डिफरेंट नाम से भी इनको, डिफरेंट नाम से भी इनको जाना जाता है, जैसे कि स्वैप डील, पॉलिसी रेट, सेल एंड रीपरचेस एग्रीमेंट, इन नामों से रेपो रेट को जाना जाता है। रेपो रेट वो रेट होता है जहाँ पर कमर्शियल बैंक क्या करती है? अपने सिक्योरिटीज को सेल करती है शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास, और आरबीआई से रीपरचेस करती है कुछ टाइम के बाद इन सिक्योरिटीज को फ्यूचर डेट पे। फ्यूचर डेट पे जो डिसाइड हुआ था उतने ही रुपीस में इसे वापस क्या करती है? कमर्शियल बैंक वापस रीपरचेस करती है। इसीलिए इस रेट का नाम सेल एंड रीपरचेस एग्रीमेंट है। सेल एंड रीपरचेस एग्रीमेंट मतलब कि पहले कमर्शियल बैंक क्या करेगी? जब उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कमर्शियल बैंक को जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने सिक्योरिटीज को क्या करती है? शॉर्ट टर्म के लिए जब उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो अपने सिक्योरिटीज को सेल करती किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास इसको सेल करती है, और फिर क्या करती है? कुछ दिन बाद इसी सिक्योरिटीज को आरबीआई से रीपरचेस कर लेती है, पर फ्यूचर डेट के रेट्स पे। इसे बोलते हैं रेपो रेट। ये रेपो रेट का यूज कैसे करती है? रेपो रेट का जो यूज है उसको आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल के लिए कैसे यूज करेगी? देखिए, जब जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे क्या करेंगे? अपने जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल कर देंगे किसके पास? आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई ने ये रेट बढ़ाया मतलब अब वो ज्यादा इंटरेस्ट देगी। अगर कमर्शियल बैंक उनको अपनी सिक्योरिटी सेल करते हैं, आरबीआई को अगर अपनी सिक्योरिटी सेल करते हैं तो आरबीआई उनको ज्यादा परसेंट देगी, उस पर इंटरेस्ट जो देगी। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना चाहेंगे आरबीआई के पास, ताकि फ्यूचर डेट में, फ्यूचर के प्रीडिटरमाइंड प्राइस में उनको वो वापस मिल सके। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक की जो सिक्योरिटीज है, कैश है, वो किसके पास चले जाएगा? आरबीआई के पास सेव हो जाएगा। तो आरबीआई के पास इन लोग के पास चला जाएगा तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक के पास क्या हो जाएंगे? पैसे कम हो जाएंगे, और कमर्शियल बैंक है वो आम जनता को क्या नहीं कर पाएगी? लोन नहीं दे पाएगी। तो इससे क्या होगा? मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आम जनता के पास जो लोन है वो नहीं आ पाएगा, पैसा आसानी से उनको नहीं मिलेगा, तो मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करेगी? अपने रेपो रेट को बढ़ा के क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो कमर्शियल बैंक जब शॉर्ट टर्म के लिए अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है आरबीआई के पास,
और फिर उसी से आरबीआई से ही कुछ समय के पश्चात क्या करती है, रीपर्चेस कर लेती है। कौन से प्राइस पर, फ्यूचर डेट के प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए, तो जब शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन देता है आरबीआई, तब वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज रखता है। जैसे कि हमने बैंक रेट में देखा था, बैंक रेट में जब क्या करता था, बैंक रेट में भी सेम काम होता था। बैंक रेट में भी कमर्शियल बैंक को लोन मिलता था आरबीआई से, पर लॉन्ग टर्म के लिए मिलता था और विदाउट सिक्योरिटीज के। पर रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन मिल जाता है, पर किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है और विद सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी कुछ देता है, तब आरबीआई उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि एसबीआई के हमारा कमर्शियल बैंक है ना, तो एसबीआई को आरबीआई से लोन लेना था, तो लोन लेने के लिए मान लो वो 100 रुपए की सिक्योरिटी को सेल करेगा आरबीआई को, और प्रॉमिस करेगा कि 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ, वो इसी सिक्योरिटी को 106 रुपए में आरबीआई से रीपर्चेस कर लेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग रेपो रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एसबीआई था वो शॉर्ट टर्म के लिए उसको क्या चाहिए था, मनी की रिक्वायरमेंट थी, लोन की रिक्वायरमेंट, तो वो आरबीआई के पास गया और अपनी सिक्योरिटी को 100 रुपीज में उसने आरबीआई को सेल कर दिया और बोला कि 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, मैं इस सिक्योरिटी को आपसे 106 रुपए में खरीदूंगा। तो ये क्या कहलाया हम लोगों का, रेपो रेट। जिस रेट पे ये वापस रीपर्चेस कर रहा है वो हमारा कहलाता है रेपो रेट। जब उसको क्रेडिट कंट्रोल करना होगा तो आरबीआई क्या करेगी, इसी रेपो रेट को बढ़ा देगी। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक की जो सिक्योरिटी है, कैश है, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट हो जाएगा, और आरबीआई के पास डिपॉजिट होने से कमर्शियल बैंक के पास ये पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपना जो सिक्योरिटीज है और कैश है उसको आरबीआई को दे दिया है। तो यहाँ पर वो आम जनता को क्या नहीं दे पाएंगे, लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आम जनता के पास मनी का जो फ्लो है, मतलब मार्केट में जो मनी का फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा। इसके बाद है सिक्स हम लोग का रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जहां पर कमर्शियल बैंक्स अपने एक्सेस मनी को डिपॉजिट करती है आरबीआई के पास। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करती है, अपने फंड को आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है, पार्क करती है अपने शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड को आरबीआई के पास। बेसिकली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसका यूज वो कहाँ पर करती है आरबीआई, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए करती है। इसी को हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। जब आरबीआई को लिक्विडिटी को एडजस्ट करना होता है, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को, या जिसे को हम बोलते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करना रहता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट का भी यूज करती है, इस टूल्स को भी वो यूज में लाती है। यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, अगर उसके पास एक्सेस पैसा है तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास इसको डिपॉजिट कर देगा और आरबीआई उस अमाउंट पे उसे इंटरेस्ट देगी। इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल कैसे करेगी, इस टूल्स को यूज कैसे करेगी आरबीआई, ये हम जानते हैं। देखिए, जब आरबीआई को कंट्रोल करना होगा क्रेडिट को, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा, मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना होगा, तो वो क्या करेगी, अपने रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने से होगा क्या, कमर्शियल बैंक क्या होंगी, उनसे आकर्षित होकर आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट के से आकर्षित होकर क्या होगी, अपने एक्सेस मनी को डिपॉजिट करा देगी शॉर्ट टर्म के लिए, किसके पास, आरबीआई के पास। अपने जो एक्सेस फंड है उनको पार कर देगी आरबीआई के पास। फिर आरबीआई इनके ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पर हो गया क्या, कमर्शियल बैंक अपने पैसे को उठा के, एक्सेस मनी को उठा के आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रही है, मतलब कमर्शियल बैंक से पैसा निकल के आरबीआई के पास पहुंच गया। अब कमर्शियल बैंक्स के पास उतना मनी नहीं है, तो ये क्या करेगी, जब मनी कम रहेगा तो लोन भी ये क्या करेगी, कम दे पाएगी, या लोन ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो आम जनता के पास पैसा नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी है या क्रेडिट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा।